ऐसी शाखाएँ जो पूर्ण लेखा पुस्तकें नहीं रखती है, इनके व्यवहारों को दर्ज करने के लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा देनदार खाता विधि या शाखा अवास्तविक खाता विधि के माध्यम से लेखांकन करना। प्रधान कार्यालय शाखा देनदार विधि के अंतर्गत शाखाओं के व्यवहारों को दर्ज करने के लिए अपनी पुस्तकों में एक शाखा खाता खोलता है। शाखा से संबंधित सभी व्यवहारों को इसी शाखा खाते में दर्ज किया जाता है। जिन व्यवहारों से शाखा का शेष बढ़ता हो, उन व्यवहारों को इस खाते के डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाता है तथा जिन व्यवहारों से शाखा का शेष कम होता हो, उन व्यवहारों को इस खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा शाखा की सभी प्रारंभिक संपत्तियों को इस खाते के डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाता है। प्रारंभिक संपत्तियों के साथ साथ शाखा की अंतिम संपत्तियों को इस शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष पर दर्ज किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर जो प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजा जाता है, उससे शाखा का शेष बढ़ेगा, अतः इस व्यवहार को शाखा खाते के डेबिट पक्ष पर दर्ज किया जाएगा। शाखा के खर्चों का भुगतान यदि प्रधान कार्यालय खुद करता है तो शाखा के खर्चों का भुगतान करने को भी शाखा खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। इसी तरीके से शाखा को फुटकर खर्चों के लिए रोकड़ राशि प्रधान कार्यालय द्वारा भेजी जाती है, तो उसके लिए भी टू बैंक अकाउंट प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। कोष्टक में पेटी कैश लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से शाखा जब प्रधान कार्यालय को माल लौटाएगा तो इस खाते से शाखा का शेष कम होगा, इसको शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष पर दर्ज किया जाएगा। शाखा जब नगद विक्रय या देनदारों से प्राप्त राशि को या अन्य राशि को प्रधान कार्यालय को भेजेगा तो इससे भी शाखा का शेष कम होगा और इसे भी शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष पर दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा शाखा के उन व्यवहारों को इस खाते में दर्ज नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष रूप से शाखा व प्रधान कार्यालय के मध्य नहीं हुए हों, जैसे उधार विक्रय, दिया गया भट्टा, डूबत ऋण, विक्रय वापसी, फुटकर रोकड़ राशि में से शाखा द्वारा स्वयं खर्च करना या शाखा द्वारा ऐसा व्यवहार जो शाखा द्वारा सीधे किया गया हो। इन सब व्यवहारों में शाखा और प्रधान कार्यालय दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं, अतः इन व्यवहारों को इस शाखा खाते में दर्ज नहीं किया जाएगा। उधार विक्रय का व्यवहार शाखा और उसके देनदारों के मध्य होता है। विक्रय वापसी भी शाखा और उसके देनदारों के मध्य होती है। डूबत ऋण शाखा और उसके देनदारों से संबंधित है। देनदारों से प्राप्त राशि भी शाखा और उसके देनदारों से संबंधित है। इसकी प्रविष्टि नहीं करेंगे, हम यहाँ प्रविष्टि करेंगे देनदारों से प्राप्त नगद राशि को प्रधान कार्यालय को भेजने की। देनदारों से नगद राशि प्राप्त होने की प्रविष्टि शाखा खाते में नहीं की जाएगी, बल्कि इस देनदारों से प्राप्त राशि को जब प्रधान कार्यालय को भेजा जाएगा तो उसकी प्रविष्टि शाखा खाते में की जाएगी। शाखा के फुटकर राशि में से शाखा द्वारा यदि कोई खर्च किया जाता है तो इस राशि को भी शाखा खाते में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें प्रधान कार्यालय और शाखा के मध्य व्यवहार नहीं हो रहा है, शाखा द्वारा स्वयं ही इस व्यवहार को किया जा रहा है। ऐसे अन्य भी अगर कोई व्यवहार हैं जो शाखा और प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न नहीं हुए हों
उन्हें देनदार खाता विधि के अंतर्गत शाखा खाता बनाते समय शाखा खाते में दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी शाखा खाते में देनदार खाता विधि के अंतर्गत उन्हीं व्यवहारों को दर्ज किया जाएगा जो व्यवहार शाखा और प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुए हों। एक बार और इन्हीं व्यवहारों को वापस मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। शाखा खाते के डेबिट पक्ष पर उन व्यवहारों को लिखा जाएगा जिनसे शाखा का शेष बढ़ता हो। शाखा के क्रेडिट पक्ष पर उन व्यवहारों को दर्ज किया जाएगा जिनसे शाखा का शेष कम होता हो। शाखा के डेबिट पक्ष पर शाखा की प्रारंभिक संपत्तियों को लिखा जाएगा। शाखा के क्रेडिट पक्ष पर शाखा की अंतिम संपत्तियों को लिखा जाएगा। शाखा की संपत्तियों में मुख्य रूप से शाखा स्टॉक, शाखा देनदार, शाखा फुटकर राशि का शेष और शाखा की अन्य कोई संपत्तियां हो तो जैसा फर्नीचर या अन्य कोई संपत्ति शाखा के पास हो तो उसको भी इस खाते में दर्ज किया जाएगा। यानी शाखा की प्रारंभिक संपत्तियां डेबिट पक्ष पर और शाखा की अंतिम संपत्तियां शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष पर दर्ज की जाएगी। और उन व्यवहारों को इस खाते में दर्ज नहीं किया जाएगा जो शाखा और प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न नहीं हुए हों, जैसे उधार विक्रय, डूबत ऋण, दिया गया भट्टा, विक्रय वापसी, फुटकर राशि में से शाखा द्वारा खर्च करना, ये सब चीज़ें इस खाते में नहीं आएंगी। इस खाते के डेबिट पक्ष में जो जो मद आएगी उनको विस्तार से एक बार आप समझ लीजिए। सबसे पहले शाखा खाते के डेबिट पक्ष में जो मद आएगी उनमें शाखा की प्रारंभिक संपत्तियां यानी शाखा के प्रारंभिक स्टॉक के लिए लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। शाखा के प्रारंभिक देनदारों के लिए लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। शाखा की फुटकर रोकड़ राशि के शेष के लिए लिखेंगे टू ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। और शाखा की अन्य संपत्तियों के लिए लिखेंगे टू ब्रांच अदर एसेट्स अकाउंट। इसके बाद डेबिट पक्ष में उन व्यवहारों को लिखेंगे जिनसे शाखा का शेष बढ़ता हो, जैसे प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजा जाना। इसके लिए प्रविष्टि करेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, यानी शाखा को भेजा गया माल खाता। शाखा के खर्चों का प्रधान कार्यालय द्वारा भुगतान करना, ये इसे शाखा के डेबिट पक्ष में लिखेंगे और इसकी प्रविष्टि करेंगे टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे जो खर्चा किया है उस खर्चे का नाम। अगर सैलरी का भुगतान किया है तो ब्रैकेट में सैलरी, रेंट का भुगतान किया है तो ब्रैकेट में रेंट, अदर एक्सपेंसेस जो भी उसने किए हैं उनका नाम ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से शाखा को फुटकर खर्चों के लिए प्रधान कार्यालय द्वारा रोकड़ भेजी जाएगी तो उसके लिए भी प्रविष्टि की जाएगी टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा पेटी कैश। क्रेडिट पक्ष में प्रमुख रूप से शाखा जब प्रधान कार्यालय को राशि भेजेगी उसकी प्रविष्टि बाय बैंक अकाउंट के रूप में करेंगे। शाखा सामान्यतया नगद विक्रय से प्राप्त राशि को और देनदारों से प्राप्त राशि को प्रधान कार्यालय को भेजती है। तो जब शाखा प्रधान कार्यालय को राशि भेजेगी तो प्रविष्टि होगी बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स। बाय बैंक अकाउंट नगद विक्रय की राशि है तो ब्रैकेट में कैश सेल्स। इसी तरीके से शाखा ने प्रधान कार्यालय को माल लौटाया है तो उसके लिए करेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को लौटाया गया माल। इसी तरीके से शाखा की अंतिम संपत्तियों को लिख दिया जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट, बाय ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, बाय ब्रांच अदर एसेट्स अकाउंट। इन सब व्यवहारों को लिखने के बाद शाखा खाता यदि क्रेडिट शेष बताता है तो ये शाखा का शुद्ध लाभ होगा, तथा यदि शाखा खाता डेबिट शेष बताता है तो ये शाखा की शुद्ध हानि होगी। इस शुद्ध लाभ या हानि को शाखा खाते में लिखकर शाखा खाता
बंद कर दिया जाएगा। एक बार और इन्हीं चीज़ों को वापस मैं बता देता हूँ। शाखा खाते में इन मदों के अलावा उन मदों को नहीं लिखा जाएगा जो शाखा और प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न नहीं हुए हों, जैसे उधार विक्रय, विक्रय वापसी, डूबत ऋण, दिया गया बट्टा, फुटकर राशि में से शाखा द्वारा खर्च की गई राशि, या ऐसी मदें जो शाखा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की हों और प्रधान कार्यालय या शाखा के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न नहीं हुई हो। इन सब मदों को शाखा खाते में नहीं लिखेंगे। और जो मदें शाखा और प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से हुई है उन्हें शाखा खाते में लिखना ही लिखना है। इनमें से कुछ मदें प्रश्न में अगर नहीं दे रखी हो तो उन्हें कार्यशील टिप्पणी के रूप में अलग से ज्ञात किया जाएगा। मान लो शाखा के प्रारंभिक या अंतिम देनदार नहीं दे रखे हों तो शाखा मेमोरेंडम, डेटर्स अकाउंट या शाखा कुल देनदार खाता बनाकर प्रारंभिक या अंतिम देनदारों की राशि को ज्ञात कर लिया जाएगा। या प्रश्न में देनदारों से प्राप्त नगद राशि नहीं दे रखी हो तो इसे भी मेमोरेंडम, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाकर ज्ञात कर लिया जाएगा। इसी तरीके से शाखा का प्रारंभिक स्टॉक या शाखा को भेजा गया माल या शाखा का अंतिम स्टॉक या शाखा द्वारा लौटाया गया माल, इनमें से कोई मद नहीं दे रखी हो तो शाखा स्टॉक अकाउंट मेमोरेंडम रूप में बनाकर इन मदों को ज्ञात कर लिया जाएगा। रोकड़ से संबंधित अगर कोई राशि प्रश्न में नहीं दे रखी हो तो उसको शाखा रोकड़ खाता मेमोरेंडम के रूप में बनाकर उस मद को ज्ञात कर लिया जाएगा। यानी जो व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से हुए हैं उन्हें तो शाखा खाते में लिखना ही है। अगर प्रश्न में उन्हें नहीं दे रखा है तो उन्हें यह मानते हुए कि ये मदें अज्ञात है, इन्हें कार्यशील टिप्पणियों के रूप में ज्ञात किया जाएगा और शाखा खाते में इन्हें दिखाया जाएगा। और जो मदें शाखा और प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न नहीं हुई है उन्हें शाखा खाते में नहीं दिखाया जाएगा।